स्वागत है आपका इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी, मेरे साथ अभिषेक तिवारी मौजूद है और फिर से एक बार हमारे खास शो वॉरकआउट में आपका स्वागत है। आज बात 4 मुद्दों पर करेंगे। पहला, ईरान और अमेरिका के बीच में फिर से जंग छिड़ सकती है और इसकी वजह है हॉर्मुज तेल टैंकर पर हुआ एक भीषण हमला, जिसका पूरा ठीकरा अमेरिका ने ईरान पर फोड़ा है। दूसरा मुद्दा है रूस और यूक्रेन का मुद्दा, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बात बोल दी है कि पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों ही इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। तीसरा मुद्दा है नेटो का। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अंकारा पहुंच चुके हैं, जहां पर नेटो को लेकर बात होने वाली है। तमाम देश, नेटो के जितने भी सहयोगी देश है, वो अंकारा पहुंच रहे हैं और मीटिंग जो है आज यानी मंगलवार को जो है ये शुरू हो चुकी है। 3 मुद्दों पर आज बात करेंगे। चौथा मुद्दा भी आपको बताना चाहेंगे, जो है खामेनेई का जनाजा। 9 जुलाई को खामेनेई को मशहद शहर लेकर आया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इसका सबको बेसब्री से इंतजार है। ईरान और अमेरिका के बीच ये जंग बंद तो हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी लड़ाई फिर से छिड़ सकती है। मेरे साथ अभिषेक मौजूद है और सबसे पहले बात करेंगे ईरान, अमेरिका और हॉर्मुज में हुए उस खूनी खेल की जो कल हुआ है और जिसका पूरा ठीकरा अमेरिका ने ईरान पर फोड़ा है। क्या लगता है अभिषेक? जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा कि जब ये खत्म होगा उसके बाद कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ट्रंप का बयान, उनका कहना है कि हमने बस मोहलत दी है कि यह शांति से सब कुछ अपना जो अंतिम संस्कार है खामनेई साहब का वो कर सके। उसके बाद हम बताएंगे, उसके बाद मीटिंग होगी, उसके बाद क्या होना है ये बड़ा देखना और दिलचस्प होगा। लेकिन अभी इशिका, हम ये कह सकते हैं कि जो सभी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये वॉर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये बस एक पॉज है और इन फ्यूचर क्या हो सकता है ये कोई नहीं जानता। ये एक बड़ा सवाल है, आखिर युद्ध खत्म हो क्यों? अच्छा अभिषेक, यहाँ पर एक चीज और देखने वाली है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में हमेशा से अमेरिका का दबदबा रहा है। मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के साथ अमेरिका का जो है वो डिफेंस वाला पैक्ट साइन है कि आप डॉलर में तेल को बेचो और बदले में हम आपको सुरक्षा देंगे। अब इसको लेकर क्या लगता है अभिषेक? क्योंकि अब देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से अमेरिका का दबदबा रहा है, मिडिल ईस्ट का देश इजराइल अमेरिका का खासी दोस्त रहा है। लेकिन अभिषेक, अगर हम अब पिछले दिनों जाएं और अगर देखें तो अमेरिका और इजराइल के बीच में भी खटपट देखने को मिली, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि नेतन्याहू को पता है कि असली बॉस कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप पहले दोस्ती कर रहे हैं, कल भी उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। पहले तो आप यहाँ पे दोस्ती करते हैं, फिर उसके बाद आप कहते हैं कि बॉस कौन है, फिर आप ये कुछ अलग बयान देते हैं। तो 2 अलग अलग बयान हमेशा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रहे हैं। अब मिडिल ईस्ट पे डोनाल्ड ट्रंप का दबदबा है, अमेरिका का दबदबा है और ये अब से नहीं है, बहुत पहले से। अब ऐसे में ये सवाल भी उठता है, क्योंकि ईरान जो है वो लगातार जो अमेरिका के मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में बेसेस है, आर्मी बेसेस है, ईरान उनको निशाना बना रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर तो अमेरिका पर दाग नहीं सकता। ठीक है, तो उनको निशाना बना रहा है। अब सवाल ये भी है अभिषेक कि क्या इनको बचाने के लिए खाड़ी के जो तमाम देश है, आपका यूएई है, सऊदी है, कुवैत है, कतर है, इनको बचाने के लिए क्या डोनाल्ड ट्रंप रुकेंगे? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो रुकने के मूड में मुझे लगता नहीं है। देखिए, ट्रंप की मजबूरी है और ट्रंप की नहीं, ट्रंप की पिछली सरकार जितनी भी हो, चाहे वो कोई भी राष्ट्रपति हो, चाहे वो जो बाइडेन से पहले हो, कोई भी बराक ओबामा हो, कोई भी नेता हो, सबको ये चीज है कि मिडिल ईस्ट में दबदबा ने, आपने बात कही, मिडिल ईस्ट में क्यों वो दबदबा रखना चाहते हैं? बिकॉज ऑफ ऑयल। और अभी आप देखेंगे जो पूरा वर्ल्ड ट्रेड होता है डॉलर में होता है और सबसे ज्यादा जो ट्रेड होता है क्या होता है? तेल होता है और जो गैस होते हैं, नेचुरल गैस होते हैं, वो होती है। तो ट्रंप और खासकर पूरे अमेरिका की ये मजबूरी है कि वो मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बनाए रखें, क्योंकि अगर आज वो ईरान पे क्यों हमला कर रहे हैं, आज वो ईरान पे क्यों अपना हथियार लाना चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? मजबूरी क्या है? क्योंकि ईरान, जब भारत से और ईरान का तेल व्यापार होता था तो भारत पता है क्या पैसा थोड़ी देता था, डॉलर थोड़ी देता था, रुपया थोड़ी देता था। वो एग्जाम्पल ये होता था कि ईरान ने एग्जाम्पल इतना तेल दिया और भारत उसके बदले वो खाद्य सामग्री, कपड़ा हो गया, खाने के सामान हो गए, पानी हो गया, ये सब दिया करता था। तो ये चीज अमेरिका को नागुजार गुजरी, क्योंकि वो नहीं चाहता जो वर्ल्ड में डॉलर का दबदबा हो, इन्फ्लुएंस हो, वो कम हो। तो यहाँ पे इसलिए ट्रंप की ये मजबूरी है और ना कि सिर्फ ट्रंप। लेकिन अभिषेक, जैसे डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी रही हो, कुछ भी रही हो, यहाँ पर मुझे लगता है अभिषेक हर किसी के मन में एक सवाल और है कि अगर ईरान इतने प्रतिबंध झेल रहा था, ईरान की जो है ईरान पर हमला किया गया अमेरिका की तरफ से, मिसाइलें दागी गई, ताबड़तोड़ चीजें हो रही थी ईरान में, पिछले साल हमने प्रोटेस्ट भी देखे। तो ईरान अगर इतने प्रतिबंध झेल रहा था, इतने सैंक्शंस ईरान पर लगाए जा रहे थे, तो फिर अभी हाल ही में जो
अली खामनेई, ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई, जिनकी 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका के हमलों में मौत हो गई, उनके जनाजे के दौरान इतनी भारी भीड़ वहां पर पहुंची, देश विदेश से तमाम लोग वहां पर पहुंचे, उनके खाने का इंतजाम, उनके पीने का इंतजाम, उनके ठहरने का इंतजाम, आखिर वो पैसा ईरान के पास कहां से आ रहा है, ये भी सवाल उठता है। अगर देखिए, सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कह रहे, उन्होंने ये बोला कि हम चाहे तो एक शॉट में खत्म कर सकते हैं ईरान के सर्वोच्च नेताओं को, लेकिन फिर हमारे पास बात करने वाला कोई बचेगा नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा। तो अब जरा एक ना बड़ा पेचीदा सा सवाल यहाँ पर फंस गया है अभिषेक, कि ईरान प्रतिबंध झेल रहा है फिर भी इतनी सारी व्यवस्था कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ईरान को दबाना चाहता है, ईरान दबने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमें शांति चाहिए। आखिर ये दोनों देश क्या दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं? मतलब सच में आपको नहीं लगता ऐसा कि दोनों देश दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं? एक हमारे भारत में कहावत है, दोस्त का दोस्त दुश्मन होता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये कहावत फेमस है। तो जो आपने कहा कि इसको पैसा मिल कहां से रहा है, सबसे बड़ा जो भी अगर देखें तो इसमें इन्फ्लुएंस है पैसों में लेकर के चाइना, उसके बाद रशिया और तमाम देश हैं जो ईरान को सहयोग कर रहे हैं। और ईरान ये इतनी पब्लिक 100 से ज्यादा देशों को बुलाना, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ईरान अभी भी झुका नहीं है। और जो ट्रंप कहते हैं कि ईरान अलग थलग हो गया, ईरान नष्ट हो गया है, वो ये दिखा रहे हैं कि आज भी हमारे साथ 100 से ज्यादा देश हैं, 100 से ज्यादा देश, हर एक देश के डेलीगेशन गए, यहाँ तक कि सऊदी अरब का भी डेलीगेशन गया। वही सऊदी अरब जहाँ से अमेरिका के हवाई जहाज F-35 सब कुछ उड़ रहे हैं, किसके ऊपर हमला करने के लिए, ईरान के ऊपर। ईरान के मतलब सऊदी अरब का भी डेलीगेशन आता है। सोचिए, आज तो ये ईरान इसे दिखाना चाह रहे हैं कि हम कमजोर नहीं पड़े हैं, हम वर्ल्ड में अलग थलग नहीं पड़े हैं, अलग थलग तो आप पड़ गए हैं। नेतन्याहू पे हम आते हैं, ये मेरा जवाब सवाल नहीं है, ये मेरा जवाब नहीं है, ये खुद अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं उनका कहना है कि इजराइल को सिर्फ एक ही देश सपोर्ट कर रहा है, वो है अमेरिका, क्योंकि ये सिद्ध हो रहा है, ये नहीं कहें कि हम ईरान कह रहा है, इससे ये सिद्ध होता है, प्रूव होता है कि हाँ नेतन्याहू इजराइल अलग थलग पड़ गया है। अच्छा, विदेश मंत्री के अलावा अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस भी तो यही कह रहे हैं कि इजराइल को जो अमेरिका वेपन दे रहा है, या इजराइल जो गदर उसने मचा रखा है खाड़ी में, वो अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसे से आ रहा है। यानी जेडी वेंस का ये साफ कहना है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इजराइल को शुक्रगुजार होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप उनकी सहायता कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इजराइल जो है वो अमेरिका की बात नहीं मान रहा। अब दूसरा जिक्र आपने किया रशिया का। अब देखिए, ईरान और अमेरिका का जो ये पूरा जो सीन चल रहा है, पूरा पखेड़ा जो ये मिडिल ईस्ट में खड़ा किया गया, 28 फरवरी से इसने ज्यादा हवा पकड़ ली है जब से अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हुई। लेकिन अभिषेक, रशिया यूक्रेन की अगर हम बात करें तो 4 सालों से ये युद्ध चल रहा है, ठीक है, 2021 से जो है ये युद्ध चल रहा है, और हर दिन नए बयान आते हैं। कभी ज़ेलेंस्की वॉशिंगटन पहुंच जाते हैं, कभी ज़ेलेंस्की मैक्रोन के साथ जो है वॉशिंगटन पहुंच जाते हैं, कभी डोनाल्ड ट्रंप बड़े बयान देते हैं। और कमाल तो तब हो गया जब पुतिन भी अलास्का पहुंच गए थे। हालांकि ये खबरें भी उड़ी कि भैया पुतिन का तो वहां पर बॉडी डबल गया, पुतिन नहीं गया वहां पर, उनका बॉडी डबल गया। चलिए वो छोड़िए, मुद्दे की बात पर आते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो चीजें चल रही है ना अभिषेक, वो अब दुनिया को समझ नहीं आ रही। हर दिन नया बयान आता है। पिछले महीने बयान आया कि सब कुछ खत्म होना है, और जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही है कि पुतिन ने और ज़ेलेंस्की दोनों ने उनसे ये कहा है कि हम युद्ध से थक गए हैं, हमें युद्ध रोकना है। ये तो डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कहते थे ना, और पुतिन और ज़ेलेंस्की जो है पहले भी कह रहे थे। अब सवाल ये भी उठता है अभिषेक कि अभी हाल ही में रशिया ने कीव पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाई हैं, बहुत बड़ी तादाद में हमला हुआ है। इससे पहले यूक्रेन ने भी रशिया पर बरसाई थी। तो अब ऐसे में, क्योंकि नेटो की समिट को अगर हम देखें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेटो की समिट भी अंकारा में हो रही है, ऐसे में क्या लगता है कि क्या ये नेटो के देश यूक्रेन को समझाएंगे या फिर उसे और हथियार सप्लाई करेंगे? देखिए, अभी इसी पे मैं एक कहावत बोल रहा हूँ कि कहते नहीं कि हाथी के दांत खाने कुछ और है, दिखाने के कुछ और है। तो यही चीज यहाँ पे यूरोप और खासकर अमेरिका कर रहा है, और इसमें फायदा किसको हो रहा है? यूरोप और अमेरिका को। देखिए, जब आप जाएंगी, खासकर आज से नहीं, वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म होता है, फिर जब सोवियत टूटता है, तब से यूरोप और अमेरिका की कोशिश है कि रशिया उबर न पाए, आगे न बढ़ पाए। लेकिन सैल्यूट टू पुतिन, जो आज रशिया को एक सुपर पावर बनाए हुए हैं। रशिया ने काफी सैंक्शंस झेले हैं। और सैंक्शन के बावजूद आज रशिया पे हम देखें तो हजारों सैंक्शन है। और यहाँ पे जो आपने बोला, सब मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। आपने कहा कि युद्ध रोकना चाहते हैं, ये लोग बिल्कुल युद्ध नहीं रोकना चाहते। यहाँ तो एक कहते हैं मोहरा बनाया है बेचारे यूक्रेन को, क्योंकि सोचो, यूक्रेन और रशिया पहले एक देश हुआ करते थे सोवियत संघ में, दोनों की भाषा सेम है, दोनों का खान पान सेम है, दोनों मतलब एक कहे तो बड़ा भाई और छोटे भाई के जैसे हैं। लेकिन आज ये यूरोप और अमेरिका ने
जिस तरीके से पुतिन को उलझाया हुआ है, यूक्रेन को उलझाया हुआ है, इससे इनका फायदा हो रहा है। कैसे फायदा हो रहा है ये देखिए, पुतिन पूरा व्यस्त हो गए हैं किसमें, वॉर में। अब जो जिस तरीके से पहले क्या था, रसिया एक्सपोर्ट करता था बहुत सारे मतलब अपने वार की सामग्री, जैसे इंडिया को S-400 बेचा, अपने फाइटर जेट बेच रहा था। अभी आपने देखा अब जाके S-400 की डिलीवरी हुई, क्योंकि सोचो कितने साल लेट हुआ, क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ वॉर। इसमें फंस गया, उसकी इकोनॉमी थोड़ी बहुत कमजोर हो गई, इसको मानना पड़ेगा ही। तो यूरोप और अमेरिका कभी नहीं चाहते कि ये जो युद्ध है खत्म हो, क्योंकि देखो यूरोप वाले तो मर नहीं रहे हैं, बेचारा मर रहा है यूक्रेन की जनता। क्या कोई फ्रांस का एक शख्स बना, क्या कोई ब्रिटेन का एक शख्स मरा, मुझे ये बताइए आप, क्या जर्मनी का कोई मरा, नहीं। मर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यूक्रेनी और रशियन, और इसमें फायदा हो रहा है ट्रम्प को। ट्रम्प भाई अमेरिका आज से नहीं, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से चाह रहा है कि युद्ध हो और उसके जो हथियार हैं वो बिके। आज अमेरिका 33 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है बिकॉज ऑफ वॉर। अगर वॉर ना होता तो आज अमेरिका की ये 33 जो ट्रिलियन इकोनॉमी है ये भी ना होता। तो अमेरिका ये बिजनेस है, वॉर बिजनेस, कि वो चाहता है कि पूरे वर्ल्ड में युद्ध हो और उसकी जो जिस तरीके से इकोनॉमी वो बढ़े। अब ये आपने जब ट्रम्प शपथ लिया था, उन्होंने क्या बोला कि हम वसूल करेंगे 500 बिलियन डॉलर यूक्रेन से, जो हमने खर्चा किया है वो मुझे दो, अपने जो खनिज पदार्थ हैं वो मुझे दो, अपना देश का हिस्सा दो। सोचो कि यूक्रेन फिर के राष्ट्रपति जाते भी हैं अमेरिका में, वाशिंगटन में, दोनों में लड़ाई भी होती है जो पूरी दुनिया ने देखा था। तो इस तरीके से देख लीजिए ट्रम्प जैसा जासूस, मैं ट्रम्प को पसंद नहीं कहूँगा, पूरी अमेरिका जिस तरीके से ये लोग अपना फायदा देखते हैं, वॉर हो चाहे कुछ भी हो, ये एकदम आज साफ हो गया है इस का। अमेरिका हमेशा से अपना फायदा देखता है, हर किसी को पता है। ईरान और अमेरिका का जो ये युद्ध हो रहा है इसमें भी अमेरिका अपना फायदा देख रहा है, लेकिन पेच क्या फंस गया है कि ईरान ने नस पकड़ लिया है, हॉर्मुज पकड़ लिया है। ईरान ने मिडिल ईस्ट के तमाम देशों पर जहां पर अमेरिकी बेसेस है वहां पर हमला करना शुरू कर दिया है। ईरान ने क्या किया, नस पकड़ लिया, इसलिए कि शायद डोनाल्ड ट्रंप मजबूर हो गए हैं, या फिर अभिषेक ये भी देखना गलत नहीं होगा कि क्या पता डोनाल्ड ट्रंप कुछ और तरीका अपनाने की सोच रहे हो, ये भी हो सकता है। बिल्कुल, जो वो दिखाना चाह रहे हैं क्या पता उससे उलट चल रहे हो। लेकिन अगर हम यूरोप की बात करें तो रशिया, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रशिया जिस तरीके से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहा था उस पे बड़ा जो है वो पत्थर नहीं पड़ जाता, किसी चीज पर दब जाती हैं चीजें, वो रशिया के साथ हुआ है। रशिया उभरती हुई बहुत, क्योंकि रशिया का अगर आप मैप देखें तो बहुत बड़ा देश है रशिया, कोई छोटा मामूली देश नहीं है, बहुत दुनिया का सबसे बड़ा देश भी है। वीटो पावर रखता है रशिया, यूनाइटेड नेशंस में वीटो पावर रखता है रशिया। तो रशिया कोई छोटा देश तो है नहीं कि ऐसे ही कुछ भी हो जाएगा, लेकिन वॉर ने कहीं ना कहीं रशिया की भी कमर तोड़ी है। प्लस यूरोप ने सैंक्शंस लगा दिए हैं रशिया पर कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। लेकिन अभिषेक सवाल यहाँ पर ये भी है कि ये यूरोप अगर इतना ही रशिया को उलझाना चाहता है तो फिर यूक्रेन का पागल क्यों बनाया जा रहा है? यूक्रेन की एक बहुत छोटी सी मांग थी कि वो नेटो में शामिल होना चाहता था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में यूक्रेन जो है वो शामिल होना चाहता था। रशिया ने तर्क दिया कि आप शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप शामिल हुए तो यूरोप के तमाम देश और अमेरिका आकर सेंध मारकर बैठ जाएगा हमारे बॉर्डर पर, हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा है। चलिए वो एक मुद्दा था। उसके बाद क्रीमिया का मुद्दा, वो तो चलो कहीं ना कहीं रशिया ने हथिया ही लिया। डोनबास की बात करें तो 4 क्षेत्र उसके पास है। डोनबास की बात करें तो डोनबास को लेकर भी बवाल खड़ा हो गया था। लेकिन अभिषेक यहाँ पर ये चीज सबसे ज्यादा उठती है, ये जो यूरोप के देश हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, उसके बाद आपका इटली है, ये सारे देश लगातार जेलेंस्की के साथ मीटिंग करते हैं। जब फ्रांस में अभी G7 हुआ तो जेलेंस्की पहुंचे थे ना वहां पर, किस तरीके से मैनुअल बातचीत भारत से भी है। जब भारत चाइना गए थे तो जेलेंस्की ने फोन किया था और शायद घंटों तक कॉल चली थी। मोदी ने इसको एक्स पे ट्वीट भी किया था कि हमारी जेलेंस्की से बात हुई, उसके बाद पुतिन से बात होती है। भारत ने साफ कहा कि हम एक तरफ है, वो चाहते हैं पीस। लेकिन जो मैंने बोला कि यूरोप और अमेरिका खुद नहीं चाहते कि ये पीस हो, मतलब उलझा के रखना चाहते हैं ताकि अपनी अपनी इकोनॉमी को जो है बेहतर बना ले। और देखिए कर भी रहे हैं। हाँ। नेटो की समिट हो तो रही है अंकारा में, ये क्यों समिट हो रही है? अभिषेक, मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को बताएं कि आखिर ये नेटो की जो समिट है इसमें कितना डिफेंस, कितना परसेंट जो है पैसा नेटो सहयोगियों ने डिफेंस में जाने के लिए रखा है, और हाँ। क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि नेटो के तमाम देश वहां पर पहुंच रहे हैं, टर्की में, और टर्की और इजराइल की बात भी हम आगे करेंगे। वर्ल्ड वार 2 के बाद, यानी 1945 के बाद से जो जितने यूरोप के देश थे वो खासकर युद्ध पे कम खर्चा कर रहे थे, अपने आर्मी पे बहुत कम खर्चा कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि ये जो नाटो बन गया है इससे अगर हमें कुछ होगा तो पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप एक साथ हो जाएगा। तो यूरोप बहुत अपने मतलब कहें तो आराम के लिए, घर के लिए, खासकर
दवाइयाँ सस्ती हो, इलाज अच्छा मिले, तो इस पे बहुत ज़्यादा खर्चा किया, इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं कहीं FTA भी है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है। पूरा यूरोप में आप देख सकती हैं। तो इसके बाद से जब से ट्रम्प ना कि राष्ट्रपति बने, उससे पहले से या जब फर्स्ट टर्म में था तब से वो कह रहे हैं कि जितने यूरोप के देश हैं वो अपनी जीडीपी का कम से कम 5% तो यार खर्चा करो ना रक्षा पे। आप क्या चाहते हो, कुछ भी हो अमेरिका ही आपकी मदद करने आए, आप क्या करोगे? ये चीज हम साथ में देख सकते हैं कि अगर नाटो से अमेरिका हट जाए तो नाटो का अस्तित्व कुछ रहेगा नहीं। और कह भी चुके हैं डोनाल्ड ट्रम्प, Okay, उन्होंने हाल ही में बयान दिया कि नेटो कुछ नहीं है, बकवास है, क्योंकि नेटो के जितने भी देश थे वो नहीं आए। ईरान और अमेरिका में जब युद्ध चल रहा था, अमेरिका ने जर्मनी के जो वाइस वो हैं उनके साथ संपर्क साधा और जर्मनी के ये बयान आए कि आपने हमसे पूछ के तो युद्ध शुरू नहीं किया था, तो हम क्यों आए? क्योंकि नेटो के देशों ने अमेरिका का साथ नहीं दिया, इसलिए अमेरिका की तरफ से ये बयान आए थे कि शायद मैं नेटो को खत्म कर दूं। और देखिए अब वही डोनाल्ड ट्रंप नेटो की समिट अटेंड करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए उनकी मजबूरी भी है ना, क्योंकि आप नहीं, ऐसे नहीं फिर हो यूरोप सकता पे कि ट्रम्प दबदबा चाहे- कैसे रहेगा? हाँ, देखिए अगर आप देखें तो इस समय पूरे यूरोप में अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, एयर बेसेस हैं, उस मिलिट्री बेसेस हैं, और उनके जवान कम से कम लाखों जवान जो आप देखिए ना, जर्मनी में ही 50,000 है। हाँ, जर्मनी में ही 50,000 अमेरिकी सैनिक जो हैं वो तैनात है, जिनमें से कई हजार टुकड़ी जो है अमेरिका ने वापस बुला ली है। ये भी देखने वाली बात है। और अगर अमेरिका या ट्रम्प पर्सनल चाहें कि हम भाई नाटो से हट जाएं तो वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा कोई भी रूल नहीं लिखा है कि आप किसी देश को निकाल सकते हैं या कोई देश निकल सकता है। अगर एक बार आप नाटो ने ज्वाइन कर लिया तो बहुत मुश्किल पेच है। अभी मुझको उसको मैं एज एक्सपर्ट नहीं हूँ कि इस पे कॉन्स्टिट्यूशनल पे जाऊँ, लेकिन हाँ उस पर आपको बहुत 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 मतलब कहें तो इम्पॉसिबल है अमेरिका का नाटो छोड़ना या किसी भी देश का नाटो से बाहर निकलना। एक बार अंदर जाना तो है और वहां से बाहर निकलना और छोड़ेंगे भी क्यों? बहुत मुश्किल सवाल ये भी तो है कि हाँ, छोड़ेंगे क्यों? भाई आपका यूरोप से दबदबा खत्म हो जाएगा। अगर हाँ। आप यूरोप देखें तो दुनिया अगर पूरा यूरोप का मिला, मैं एक देश को नहीं बात नहीं कर रहा हूँ, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, इटली हो गया, तमाम जो देश हैं दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पावर है यूरोप, दूसरी सबसे बड़ी पावर। और अगर देखें तो पुराने जमाने से जो यूरोप है बहुत बड़ा पावरफुल है। अमेरिका कैसे बना है? अमेरिका जो यूरोप के आज जो ट्रम्प साहब हैं कहाँ के हैं? वो जर्मनी के हैं, उनके दादाजी जर्मनी के थे। सीधी बात है, पूरे यूरोपियन से ही तो अमेरिका बना है, और अमेरिका का जो यूरोप का इन्फ्लुएंस, लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका इस वक्त सुपर पावर बनकर उभर रहा है, ये भी कहना गलत नहीं होगा। लेकिन अभिषेक, यहाँ पर आप अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, आप अपने देश में डेमोक्रेसी को चलाते हैं और फिर आप किसी देश में घुसते हैं, वहां के राष्ट्रपति को उठा ले आते हैं, दूसरे देश के सुप्रीम लीडर को मरवा देते हैं। ये कहा कि डेमोक्रेसी डोनाल्ड ट्रंप चला रहे हैं। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, मानव अधिकारों की बात करते हैं, और वैसे ये जो निकोलस मादुरो है इनको उठा कर ले आते हैं और क्या कहते हैं कि वेनेजुएला के तेल पर अब अमेरिका का कब्जा है, वेनेजुएला की सत्ता जो है वो अमेरिका जो है वहां पर सारी चीजें चला रहा है। अगर डील करनी है वेनेजुएला से तो आओ हमारे पास। ये डोनाल्ड ट्रंप के बयान थे। क्योंकि देखो जैसा मैंने बोला कि डॉलर का दबदबा हो, क्योंकि अगर सारा मसला ही डॉलर का है। क्योंकि देखिए अगर तेल ही जब दूसरे करेंसी में होगा तो इनका दबदबा खत्म हो जाएगा ना। अगर आज अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा कर्ज में है, बहुत कर्ज में है, अगर आज चाहे तो डॉलर छाप दे और लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि अगर हमारे देश में डॉलर आ जाए तो लोग डॉलर ले लेंगे भाई, क्योंकि उसका वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस है। अगर आज डॉलर खत्म हो गया, इन्फ्लुएंस खत्म हो गया, तो अमेरिका भी खत्म हो जाएगा। कोई बड़ा मतलब एक सवाल नहीं है, क्योंकि जो इन्फ्लुएंस है बिकॉज ऑफ डॉलर। और हाँ, आज अमेरिका कुछ देखे तो हार्ड पावर सॉफ्ट पावर में आगे है, लेकिन जो दूसरे देश हैं आज उनको कई टक्कर दे रहे हैं। चाइना अगर बात करें, यूरोप की बात करें, और भारत भी उभरता हुआ एक पावर है। तो अगर ट्रम्प नाटो से निकलने की वजह से तो निकल नहीं सकते, ये चीज़ मैं दर्शकों को क्लियर कर दूं, इतना आसान नहीं है कि भाई आप नाटो छोड़ दो, क्योंकि आप नाटो के मेन लीडर हो। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है तब ये बनता है, और ये बनता क्यों पता है रशिका आपको? बिकॉज ऑफ रशिया। अगर आज ये नाटो ना होता ना तो रशिया यूरोप को खा चुका होता। अगर आप रशिया का इतिहास देखेंगे ना, बहुत लोगों ने कोशिश किया, अगर आप इतिहास में जाएंगी, नेपोलियन ने कोशिश किया, हिटलर ने कोशिश किया, लेकिन आज रशिया का कुछ भी एक कहें तो अपने एक भारत की भाषा में उखाड़ नहीं पाया। वो भाषा मैं यूज कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पाए। तो रशिया अपने आप में बहुत बड़ा वो था जिसको सोवियत संघ के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद टूट के बने तमाम देश, यूक्रेन हो, उसके बाद आपका कजाकिस्तान हो, तुर्कमेनिस्तान हो,
सोवियत यूनियन टूटा 1991 में, उसके बाद बना आपका रशिया, और रशिया में जब रशिया बना तो अभिषेक वहां पे डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप, ये दो ऐसे शब्द थे जिनको लेकर रशियन गवर्नमेंट ने, रशिया के जो लोग थे उन्होंने जो है सीधा प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोग समझ चुके थे कि डेमोक्रेसी क्या होती है और डिक्टेटरशिप क्या होती है, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से रशिया अपने आप को ऊपर लेकर गया, अर्थव्यवस्था के मामले में हो, किसी और चीज के मामले में हो, हाँ रशिया आज सैंक्शंस झेल रहा है, प्रतिबंध झेल रहा है, लेकिन उसके बाद भी रशिया लगातार मैदान में टिका हुआ है। लेकिन अगर हम यूक्रेन की बात करें ना अभिषेक, तो यूक्रेन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी लगातार जो यूरोप के देश हैं वो लगातार यूक्रेन को कह रहे हैं कि जाओ लड़ो, पर्दे के पीछे कह रहे हैं मत लड़ो, सामने कह रहे हैं लड़ो। जेलेंस्की ने साफ कहा है कि हमारे पास जो पैट्रियट मिसाइलें दी गई थी, टॉमहॉक मिसाइलें दी गई थी, वो खत्म हो चुका है। और ये पैट्रियट और टॉमहॉक मिसाइल सबसे ज्यादा खतरनाक मिसाइलों में शुमार है, ये भी आपको बता दें। तो भीख मांग रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की साहब कि भाई मुझे दो, क्योंकि जो मिसाइलें आ रही हैं उसको हम रोक नहीं पा रहे हैं। ये कल का बयान है। ये अभिषेक, इसमें कुछ हो या ना हो, दुनिया लाख बातें बनाती है, दुनिया वाले बहुत चीजें कहते हैं, लेकिन अगर किसी भी युद्ध में किसी का नुकसान होता है तो वो है आम जनता। रूस और यूक्रेन के युद्ध में जितनी यूक्रेनी जनता मर रही है उतनी रशियन सोल्जर्स भी मर रहे हैं। नेताओं का क्या है, अब वहां पर बैठकर हुक्म चला दिया, लेकिन मैदान में जो है वो आम आदमी सबसे ज्यादा जो है उसको चोट पहुंचती है। अगर किसी का कोई घर का सदस्य घर नहीं जाता तो उसके घर वाले परेशान होते हैं। तो जंग में सबसे ज्यादा अगर नुकसान होता है, जंग में अगर कुछ भी कोई सबसे ज्यादा दुख झेलता है तो वो है आम जनता। इसीलिए भारत हमेशा कहता है कि युद्ध जो है वो किसी भी समस्या का हल नहीं है, बैठकर बातचीत होनी चाहिए, शांति से बातचीत होनी चाहिए। भारत ने यह हमेशा कहा है कि अगर कुछ भी मसला है बैठो, बात करो, शांति करो, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है, ये भारत हमेशा कहता है। और जेलेंस्की ने जब बात की थी तब भी भारत ने यह कहा था कि शांति से बैठकर बात करनी चाहिए, क्योंकि युद्ध जो है वो किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। बैठो, बात करो, चीजें हल करो। लेकिन शायद यूक्रेन और रूस के बीच में ये चीजें ठीक नहीं हो पा रही है और लगातार जो है मिसाइलें दागी जा रही है, कभी रूस दाग रहा है, कभी यूक्रेन दाग रहा है, दूसरी तरफ ईरान अमेरिका में अलग बवंडर मचा हुआ है, और देखा जाए तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान अलग लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि, और हाँ, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, इनमें भी आपस में नहीं बन रही है, ठीक है। तो लड़ाई किसने थी? अमेरिका नहीं लड़ाई थी। तो यार, तो मुझे लगता है ना अभिषेक की बहुत सारी चीजें हो रही है दुनिया में, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन फिलहाल अब देखा जाए तो आने वाला समय तय करेगा, क्योंकि नेटो की समिट जो है वो अंकारा में चल रही है, और अंकारा में सिर्फ नेटो की समिट नहीं चल रही है। जाते जाते आपको ये भी बताते चले कि टर्की और अमेरिका के बीच में F-35 को लेकर डील हो सकती है, और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार इस बात से नाराज जो है नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट साफ साफ कह रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू को यह मंजूर नहीं है कि टर्की जो है उसके पास F-35 फाइटर जेट आए। हालांकि अब देखना यह होगा कि नेटो की समिट के बाद क्या हल निकलता है। दो मोर्चों पर हल है, एक तो रूस यूक्रेन और दूसरा ईरान अमेरिका, क्योंकि कल तक 7 और 8 जुलाई को यह मीटिंग है, 9 जुलाई को जो है अली खामनेई का जनाजा जो है वो सुपुर्द खाक हो जाएंगे। उसके बाद देखना यह होगा कि ईरान अमेरिका के बीच में क्या पूरा निकलता है, और उसके बाद रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या समाधान होता है। यह आने वाला कल, आने वाला परसों और आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन फिलहाल हमारी आज की पेशकश में बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इंडिया डेली 24/7 पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।